डियर स्टूडेंट्स, हम लोग पिछले वीडियो में बात किए थे सिकंदर के बारे में। सिकंदर तृतीय के बारे में बात किए थे। उसमें हम पार्ट 1 देखे थे। आज हम पार्ट 2 देखेंगे। तो हुआ क्या था कि जब सिकंदर बैक्टीरिया यानी कि पूर्व में स्थित बैक्टीरिया और पश्चिम में स्थित अफगान को जब जीतता है, तो कुछ इतिहासकार उसे ईरान का महान सम्राट घोषित कर देता है। तो जब वहां से जीतने के बाद वो भारत की ओर बढ़ता है। भारत की ओर जैसे बढ़ता है तो पहले खैबर दर्रा को पार करता है। तो खैबर दर्रा को पार करता है, उसी समय कुछ जनजाति जो है उस पर आक्रमण कर देता है। जैसे एक जनजाति थी हस्ती, जिसकी राजधानी पुष्कलवती थी। तो हस्ती जनजाति जो है सिकंदर पे आक्रमण कर देता है। तो यूनान के लोग हस्ती जनजाति को एस्टस कहते हैं। ध्यान रखिएगा, यूनान के लोग हस्ती जनजाति को एस्टस कहते हैं। तो हस्ती जनजाति सिकंदर पर आक्रमण कर दिया। तो वो जनजाति इतनी तगड़ी जनजाति थी, इतनी पावरफुल जनजाति थी कि सिकंदर जैसे योद्धा को, सिकंदर जैसे महान सम्राट को 30 दिन तक रोके रखा वहां पे। लेकिन अंततः जो है सिकंदर की ही जीत हुई। तो सिकंदर जो है वहां पे 40,000 लोगों को बंदी बनाता है। सिकंदर वहां से 40,000 लोगों को बंदी बनाता है। तो वहां से बंदी बनाने के बाद फिर वह आगे की ओर बढ़ता है। आगे की ओर बढ़ता है तो जैसे ही आगे की ओर बढ़ता है तो उसे दिखता है मस्सग का किला। मस्सग का किला दिखता है। तो मस्सग का किला जो है वो मसवंती नगर में है। तो मस्सग का किला मसवंती नगर में है। अगर सवाल आएगा मस्सग का किला कहाँ है, तो मसवंती नगर में। तो जैसे ही उस किला को सिकंदर देखता है तो उसके तरफ आता है। तो उस किला में वास करती थी रानी कृपा। तो मस्सग के किला में रानी कृपा वास करती है। तो सिकंदर को रानी कृपा से युद्ध करना पड़ता है। तो सिकंदर के द्वारा महिलाओं से पहली बार युद्ध किया गया था, मस्सग का युद्ध। ध्यान रखिएगा कि सिकंदर जो है वो पहली बार जो है वो मस्सग का युद्ध महिलाओं से लड़ा था। और भारत की ये प्रथम महिला थी जो युद्ध लड़ी थी। तो रानी कृपा, ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो अब रानी कृपा से युद्ध हुआ, लेकिन अंततः जो है रानी कृपा भी सिकंदर से हार गई। तो ध्यान रखिएगा कि मस्सग का किला, रानी कृपा तो यहाँ पे हार गई। तो हार गई और इसी में रानी कृपा मारी भी जाती है। अब सिकंदर यहाँ से फिर आगे की ओर बढ़ेगा और आगे की ओर बढ़ेगा। तो जैसे ही आगे की ओर बढ़ेगा तो उसे खाई दिखाई देगा। तो उतनी सारी सेनाओं को लेकर के उस खाई को कैसे पार करता सिकंदर, तो उसके लिए बड़ी चिंता सी बन चुकी थी। तो सिकंदर क्या करता है, उस खाई को भरने के लिए वहां एक पुल बनवाता है, जिस पुल का नाम है औहिंद का पुल। तो औहिंद का पुल सिकंदर के द्वारा बनवाया गया था। तो औहिंद का पुल पार करके सभी लोग आए भारत की ओर। तो सिकंदर जब तक पुल बन रहा था, सिकंदर वहां पे 35 दिन तक वहीं पे आराम किया। जब पुल बन रहा था तो सिकंदर 35 दिन तक वहीं पे आराम किया। अब इसके बाद क्या करेगा सिकंदर, वहां से आगे की ओर बढ़ेगा। तो आगे की ओर बढ़ेगा तो देखेगा उसको तक्षशिला दिखाई देगा। और तक्षशिला का राजा उस समय होता है आम्भी। तो तक्षशिला का राजा आम्भी होता है। तो सिकंदर जो है आम्भी को कहता है युद्ध लड़ेगा भाई साहब। तो आम्भी अपने सैनिकों को भेजकर पता करवाता है कि ये कौन व्यक्ति है जो कहता है कि युद्ध लड़ेगा। तो आम्भी के सैनिक जाते हैं, सिकंदर के बारे में पता करके आते हैं
और आकर के बताते हैं कि से महाराज वो वही सिकंदर है जो भारत की ओर बढ़ रहा है और सभी छोटे बड़े प्रांतों को हराते हुए भारत की ओर आ रहा है। तो आम्भी डर गया। तो आम्भी डर गया और जाता है सिकंदर के पास, और जाते ही जो अपना तलवार जो है सिकंदर के घोड़े के पांव के नीचे यानी बुका फेला के नीचे रख देता है। तब सिकंदर आम्भी को कहता है कि युद्ध लड़ेगा हमसे। तो फिर आम्भी कहता है कि युद्ध तो हम कब के हार चुके हैं, हम तो कब के आत्मसमर्पण कर चुके हैं और मैंने अपना हथियार डाल दिया है। तो सिकंदर के डर से आम्भी जो है आत्मसमर्पण कर दिया। अब उसी समय तक्षशिला का कुलपति चाणक्य होता है। तो चाणक्य जो है आम्भी को बहुत समझाता है, ये कोई बड़ा राजा नहीं है, मैं इसे तो यूं ही मसल दूंगा, बस जैसे जैसे हम कहते हैं उस तरह से काम करो। लेकिन ये सब बात सुना भी नहीं ठीक से, और जा करके सिकंदर के पास आत्मसमर्पण कर दिया। नहीं तो चाणक्य के पिताजी का नाम चरक था, माता का नाम चरकी था। तो चाणक्य के माता और पिता यानी चरक और चरकी जैन धर्म को मानते थे, लेकिन चाणक्य जो है ब्राह्मण धर्म को अपना लिए। तो चाणक्य वहां की स्थिति को देखकर वहां तक्षशिला से भाग आता है और भाग करके मगध आता है। तो मगध में देखता है घनानंद को। घनानंद भी उसी तरह का शासक था, लोगों को बहुत दबाता कुचलाता था और जितना बार मन करता था उतना बार लोगों से टैक्स लेता था और कहता था कि कल ही तो हम टैक्स दिए हैं, तो कहता है कि मेरी मर्जी, जितना बार मन करे उतना बार टैक्स ले। तो उसी तरह का वो भी शासक था। तो इसको हम लोग जब चाणक्य मौर्य वंश पढ़ेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य, तो उस समय देखेंगे ज्यादा डिटेल। आते हैं सिकंदर की ओर फिर से। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि चाणक्य वहां से चला जाता है। अब जैसे ही चाणक्य वहां से आता है और आम्भी आत्मसमर्पण कर चुका होता है, तब वहां से सिकंदर आगे की ओर बढ़ता है और पंजाब की ओर पहुंचता है। आप लोगों को पता होगा कि पंजाब को 5 भूमियों का राज्य कहा जाता है। तो वो पंजाब को 5 मतलब वहां पे 5 नदियां है, इसलिए 5 नदियों का राज्य कहा जाता है पंजाब को। तो वो नदियां कौन कौन सी है जान देते हैं। जैसे ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो सिंधु है वो सबसे ऊपर, उसके नीचे झेलम है, फिर चिनाब है, फिर रावी है, फिर व्यास है। तो सिकंदर आगे बढ़ता है पंजाब की ओर। जब वो पंजाब के पास पहुंचता है तो वहां उस समय पंजाब का शासक होता है पोरस पंजाब का शासक होता है। तो सिकंदर कहता है पोरस को से तुम भी आत्मसमर्पण कर दो। तो पोरस कहता है कि ऐसा तुमने कैसे सोच लिया कि मैं आत्मसमर्पण कर दूं? ऐसा तो नहीं कि तुम हमसे डर करके कह रहे हो कि आत्मसमर्पण कर दो। नहीं, आत्मसमर्पण हम नहीं करें, हमसे युद्ध लड़ो। तब क्या करता है, पोरस के साथ युद्ध होता है, जिस युद्ध को हम लोग क्या कहते हैं, हाइडे स्पीसीज का युद्ध, इसको झेलम का युद्ध या बितास्ता का भी युद्ध कहा जाता है, जो 326 BC यानी 326 ईसा पूर्व लड़ा गया था। तो पोरस के पास भी बहुत सारे सैनिक थे। पोरस के पास 30,000 पैदल सैनिक थे, 300 रथ था, 4,000 घुड़सवार था और 200 हाथी था। तो पोरस भी इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं था।
तो पोरस जो है वो सिकंदर को बहुत टक्कर दिया, लेकिन अंतःगत्वा जो है उसमें पोरस की हार हुई। तो पोरस बहादुरी से सिकंदर से लड़ता रहा, लेकिन फिर भी हार गया। तो सिकंदर इस बहादुरी को देखते हुए सिकंदर जो भी राज्य जीता था पोरस को, फिर पोरस को वापस दे दिया। तो कहता है कि मैं तुम्हारे वीरता से बहुत खुश हूँ, इसलिए मैं जो भी राज्य तुमसे जीता हूँ हम तुम्हें दे देते हैं, फिर से दे देते हैं। अब क्या हुआ कि जब आया, झेलम से आगे की ओर बढ़ा, यानी चिनाब और रावी नदी सबके पास में आया, तो देखता है कि वहां पे 3 जनजातियां, एक ऐसी जनजाति थी जिसको देखकर सिकंदर की सेना डर सा गया, क्योंकि पता होगा कि बहुत सारी ऐसी जनजातियां थी जो सिकंदर की सेनाओं को परास्त कर चुकी थी, और सिकंदर की सेना जो है उससे डरने भी लगा था। तो अब वो 3 जनजातियां हैं, जो नाम बता देते हैं उसका, बहुत खूंखार जनजातियां थी। जैसे एक था कत्था जनजाति, दूसरा था मुल्तान में ऑक्सीडेक्रोई जनजाति, मुल्तान का ऑक्सीडेक्रोई जनजाति, और माउंट गोमरी का मेल्लई जनजाति। ये ऐसी जनजातियां था, बहुत खूंखार था, जो सिकंदर के सभी सैनिकों को नाको दम कर रखा था। तब जैसे ही वो चिनाब रावी नदी को पार करता है, तो अब यहाँ पे पार करता है तो सिकंदर की सेना जो है ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर देती है। उसके पास बहुत कुशल सैनिक था, वो तो पहाड़ों को यूं चढ़ते थे, लगता था कि कोई नेशनल हाईवे को पार करता था, और नदियों को इस तरह से पार करता था, लगता है कि कोई सूखा में चल रहा, ऐसे पार करते। लेकिन इतना ना युद्ध सिकंदर आते आते भारत की ओर आते आते इतना सारा युद्ध न लड़ा कि वो थक गया, उसकी सेना और वो सब थक गया। लेकिन फिर भी अपने सेना में जोश भरने का बहुत कोशिश किया, लेकिन सेना जो है वो तैयार नहीं हुआ आगे बढ़ने के लिए, सेना तैयार नहीं हुआ। तब सिकंदर लौटने का मन बना लेता है। जैसे ही सिकंदर लौटने का मन बनाता है, उसी समय ऑक्सीडेक्रोई जनजाति और मल्लई जनजाति सिकंदर पर आक्रमण कर देता है, और सिकंदर जो है वो घायल हो जाता है। यानी सिकंदर और सिकंदर की सेना ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर देता है। तब सिकंदर ब्यास नदी पे 3 काम करता है। एक कि ब्यास नदी के तट पर विजय स्तंभ बनवाता है। ध्यान रखिएगा, परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हम सिकंदर आप लोगों को ऐसा पढ़ा देंगे कि फिर आप सिकंदर को फिर से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आपको किसी भी तरह के एग्जाम में है, ग्रुप ए से लेकर ग्रुप डी तक के जो भी एग्जाम होगा, सभी में यहाँ से आपके क्वेश्चन फंस जाएंगे। बस 2-3 बार इस वीडियो को देखते रहिए, एक प्यारा सुंदर सा नोट्स बना लीजिए और उसका अध्ययन कीजिए, और सिकंदर से कोई भी सवाल आपको नहीं छूटने वाला है। तो ब्यास नदी पे 3 काम करता है। पहला काम करता है ब्यास नदी के तट पर विजय स्तंभ बनवाता है, और 1200 वेदियों का निर्माण करवाता है। और वेदी क्या होता है? वेदी का अर्थ होता है हवन कुंड। 1200 हवन कुंड बनवाता है, और सिकंदर वहीं पे विधि पूर्वक जो है यज्ञ करवाता है, और उस यज्ञ में शामिल होता है, और वहीं से एक मोर ले जाता है। फिर सिकंदर यहाँ पे 2 नगर बसवाता है। एक बुकाफेला नगर, जो उसके घोड़े का नाम था, तो घोड़े के नाम पे एक नगर बुकाफेला बसवाया, और दूसरा निकाया नगर बसाया, जो निकाया नगर को आज विजयनगर कहते हैं, जो पाकिस्तान में है। अब यहाँ बात हो कि अब सवाल यहाँ से पूछेगा कि सिकंदर पर पहली बार ब्राह्मण ने आक्रमण कब किया? तो ध्यान रखिएगा कि ऑक्सीडेक्रोई जनजाति
और मलई जनजाति में कुछ ब्राह्मण भी थे। तो ब्राह्मण के द्वारा भी सिकंदर पे आक्रमण पहली बार किया गया था। ऑक्सीडेक्रोई जनजाति और मलई जनजाति के द्वारा, उसमें ब्राह्मण भी शामिल था। जब सिकंदर भारत से लौट रहा था तो उसे बुखार लग गया। तो बुखार लग गया तो कुछ इतिहासकार कहते हैं कि पीलिया हो गया है, कुछ इतिहासकार कहते हैं कि मलेरिया हो गया है। तो ध्यान रखिएगा, कुछ इतिहासकार कहते हैं कि बुखार हो गया है। तो सिकंदर भारत से लौट रहा था तो ये सबसे ग्रसित हो गया था। अब बातें हम लोग करते हैं कि हमने आपको एक कहानी है, थोड़ा सुना देते। जब सिकंदर लौट रहा था तो उसको एक ज्योतिष मिला। तो ज्योतिष के पास गया और ज्योतिष से पूछा कि मेरी मृत्यु कब होगी। तो ज्योतिष सोचा कि यार ये सिकंदर है, अगर इसको सच बता देंगे तो ये हमको अभी ही मार देगा, अगर झूठ बोलेंगे तो भी ये हमको नहीं छोड़े। तब वो ज्योतिष जो है अपने ज्ञान का, अपने विवेक का प्रयोग करता है और सिकंदर को कहता है कि जब धरती लोहे का होगा और आसमान सोने का दिखाई देने लगेगा तब तुम्हारी मृत्यु हो गई। तो यहाँ पे कूट भाषा का प्रयोग किया ज्योतिष। तो अब सिकंदर सोचा न धरती का भी लोहे का होगा और ना आसमान सोने का होगा, जो न हमको दिखाई देगा, तो मेरी मृत्यु नहीं होगी। तो अब क्या होता है कि सिकंदर का सेहत खराब हो गया था, तबीयत खराब हो गई थी। तो वो बोला कि अब हम यहीं पे आराम करेंगे। तो निर्याकस कहता है कि से चलिए आगे थोड़ा 5-7 किलोमीटर और आगे है, वहां पे चल के आराम करेंगे। तो सिकंदर कहता है नहीं, अब हमसे चला नहीं जाता है, अब हम यहीं पे आराम करेंगे। तब क्या करता है, जो अपना कवच था, लोहे का जो कवच था, उसको खोल करके उसको सीधा करके उस पर सो जाता है और जो भी सोना चांदी हीरे जवाहरात लूटा हुआ था उसका छाता बना करके और उसको छांव प्रदान कर देता है उसके सैनिक। तो जैसे सिकंदर को नींद खुलता है तो देखता है कि सोने का छत है और हम लोहे की धरती पे सोए हुए हैं। तो सिकंदर कहता है कि अब तो मेरी मृत्यु अटल है और उस ज्योतिष का बात क्या है, अब निश्चित हो जाएगा। तो सिकंदर मरते मरते निर्याकस को और अपने सैनिकों को 3 बात बता गया जो पूरे दिल को छू जाता है और जो अभी हम आप लोगों को सामने रखें। पहली बात ये बताया था कि जब मेरी मृत्यु हो जाएगी तो मेरे लाश को 4 चिकित्सक के कंधों पे भेजना, पहला। दूसरा था कि मेरा लाश जिस मार्ग से गुजरेगा उस मार्ग पे हीरे जवाहरात मोती पूरा बिछा देना, दूसरा सवाल था। और तीसरा सवाल था कि जब मैं मरूं और जब मुझे कफन में लपटा जाए तो मेरा दोनों हाथ जो है वो बाहर निकाल देना। तो निर्याकस करता है, सिकंदर का हाथ पकड़ता है और कहता है कि जी सब ऐसा ही होगा, लेकिन ऐसा आपने क्यों कहा कि मुझे चिकित्सक के कंधों पे भेजना। तब सिकंदर कहता है कि मैंने ऐसा इसलिए कहा कि धरती पे कोई भगवान नहीं होता और चिकित्सक यानी डॉक्टर कोई भगवान नहीं होता है। अगर डॉक्टर भगवान होता तो आज हमें मरने नहीं देता, आज हमें बचा लेता। इसलिए चिकित्सक कभी भगवान नहीं हो सकता। मैंने इसको क्या नहीं दिया, हीरे जवाहरात पैसे सब कुछ दिया, लेकिन फिर भी यह मेरा जान नहीं बचा पाया। तो ये एक सिंबल सिकंदर दुनिया के लिए छोड़ गया। दूसरा बात था कि मैं जिसके लिए जिंदगी भर लड़ता रहा, हीरे जवाहरात मार काट करता रहा, वो भी मेरे साथ नहीं रहा, वो भी मेरी जिंदगी मेरा जान नहीं बचा पाया। मैंने जो भी कमाया वो भी मेरा जान नहीं बचा पाया, यानी कि मेरी मृत्यु क्या है, अटल है, या किसी भी इंसान की मृत्यु अटल है। तो वो भी मेरा जान नहीं बचा पाया। तो वो भी एक तरह से सिंबॉलिक रूप से बता दिया सिकंदर ने। और तीसरा बात बता कि जब मैं मरूं तो कफन के बाहर मेरा हाथ जो है वो निकाल देना। तो ऐसा क्यों कहा कि
देखा कि वही, तब कहता है कि लोग देखेगा तो कहेगा वही सिकंदर है जो विश्व विजेता था और दुनिया को जीतने की इच्छा रखता था, लेकिन आज खाली हाथ जा रहा है। तो खाली हाथ आया था और खाली हाथ गया। तो ये तीन बातें दुनिया के लिए सिकंदर बता गया, जो दिलों को चुभ सा जाता है, जो इंसान को बदल देता है। तो ध्यान रखिएगा। तो सिकंदर से संबंधित जो भी छोटी बात बड़ी बात सभी बात हम आप लोगों को बता दिए हैं। इसका आप प्यारा सा सुंदर सा नोट्स बनाइए और उसको बार बार देखिए और बार बार पढ़ते रहिए, ताकि सिकंदर से संबंधित कोई बात आप लोगों को ऐसा ना हो कि ना समझ में आता हो। जो भी क्वेश्चन आपके सामने आए तो आपको लगा होना चाहिए कि हमने ये पढ़ा है। तो दोस्त, आप भी मेरा हौसला बढ़ाते रहिए। इसके लिए आप लोगों को छोटा सा काम करना है, और वो काम आप लोगों को पता है कि वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी तरह का वीडियो हम आप लोगों के लिए हमेशा लाते रहें। धन्यवाद।